लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन रहेगा उसके लिए फिक्स्ड मेथड कौन सा होगा। हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो किया था फिक्स्ड मेथड के लिए, फिक्स्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। आज बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लक्चुएटिंग भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी एक्सचेंज रेट जो कि फ्लेक्सिबल है, जो कि डिटरमाइन होगी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग, जो कि डिटरमाइन होगी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी जिस पॉइंट पर वो होगी एक्सचेंज रेट। डिमांड के लिए हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, सप्लाई के लिए हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, there is inverse relation between price and quantity demanded. If price rises, demand decreases, decreases, demand rises. सेम मार्केट डिमांड के लिए भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई है कि आज यदि फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट में गिरावट आती है, आज सपोज $1 की रेट थी 75, अब यदि $1 की रेट होती है 70, तो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट में गिरावट आ रही है। यदि एक्सचेंज रेट गिरती है तो इसकी डिमांड राइज होगी, यदि एक्सचेंज रेट गिरती है तो डिमांड होगी राइज। पहले डॉलर में थे 75, अब यदि जैसे ही डॉलर की प्राइस, डॉलर की एक्सचेंज रेट गिर गई, डिमांड बढ़ गई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैम टच करेगा। तो ये तो था डिमांड वाला कॉन्सेप्ट। अब सप्लाई वाले में, आज यदि एक्सचेंज रेट, आज यदि एक्सचेंज रेट बढ़ती है, सप्लायर सप्लाई केवल तब बढ़ाता है जब मार्केट में प्राइस राइज करती है, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहां पर जितने भी कस्टमर खरीदने वाले होंगे डॉलर को, वो अपनी डिमांड इंक्रीज कर देंगे यदि आज एक्सचेंज रेट गिरती है तो, और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सप्लाई के हिसाब से आज यदि एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यदि आज एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। पहले एक्सचेंज 70 थी, अब होगी 75, तो अपनी सप्लाई राइज कर गई। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तब होगी जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल होंगे, तब होगी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। ये होगी एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मींस दैट एक्सचेंज रेट वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी विल इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई इक्वल होगी, तब बोलेंगे ये एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और इस एक्सचेंज रेट पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे। यदि आज फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट गिरती है, डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, डिमांड राइजेस। अगर फॉरेन करेंसी की रेट इंक्रीज होगी तो डिमांड हो जाएगी डिक्रीज, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सप्लाई कॉन्टेक्स्ट में यदि फॉरेन करेंसी की आज रेट राइज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और यदि प्राइस एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कब होगी, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल होंगे। ऐसी एक्सचेंज रेट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो होगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है कि मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगी।
तीन कंडीशन वापस पॉसिबल है। पहला तो डिमांड इक्वल है सप्लाई के, दूसरा इस पॉइंट से नीचे की बात करूं मैं, इस पॉइंट से कहीं नीचे की बात करूं, तो यदि एक्सचेंज रेट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। यदि एक्सचेंज रेट गिरती है तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। सीधी सी बात है, यहां देख लेंगे डिमांड कम, सप्लाई कर। और यदि एक्सचेंज रेट बढ़ती है, एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम रह जाएगी और सप्लाई राइज कर जाएगी। तो हमेशा केवल इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई तब हो पाएगा, इसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जिन्हें 11th क्लास में लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, उनके समझ में आ रहा होगा, बाकी सब कंफ्यूजन में होंगे, अभी तो कंफ्यूज होंगे। जिस पॉइंट पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होगी, वो होगी अपनी पार एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जो बात की मैंने एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की, वो भी मेथड कौन सा है, मेथड है अपना फ्लेक्सिबल, मेथड है अपना फ्लेक्सिबल। अब बात करें आगे कि एक कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्रिएट कब होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्रिएट कब होगी। पहला बात करेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, कि बाहर की करेंसी की इंडिया में डिमांड क्रिएट कब होगी। डॉलर की डिमांड कब है, जब मैं बाहर से कुछ परचेज करता हूं, इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये केवल इंपोर्ट लिख देते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी, पाउंड की, यूरो की, येन की, युआन की, डॉलर की। दूसरा, जब मुझे बाहर डोनेशन देना है, बाहर यदि चंदा देना है, तब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, मुझे जब बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, जब बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। चौथा, जब मुझे बाहर पेमेंट करूंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, या कह सकता हूं पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। या फिर जब मैं यूएस घूमने जाऊंगा, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूके घूमने जा रहा हूं, जर्मनी घूमने जा रहा हूं, तब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे सोर्स हैं जो डिमांड क्रिएट करेंगे एक करेंसी की। डॉलर की डिमांड क्रिएट कब होगी, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, जब हम बाहर ग्रांट और डोनेशन देते हैं, जब भी मैं बाहर इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब भी मैं पेमेंट करूंगा फैक्टर सर्विसेज का, जब भी मैं यूएस घूमने जाऊंगा, ये सभी डिमांड क्रिएट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की। सेम ऐसे ही सप्लाई कब होगी फॉरेन एक्सचेंज की, सीधी सी बात है, डॉलर इंडिया में कब आएगा, इंडिया में डॉलर आएगा जब इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन। दूसरा, जब बाहर से डोनेशन आएगा। तीसरा, जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। चौथा, जब बाहर से फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट रिसीव होगा। पांचवा, जब हमने बाहर जब बाहर से लोग इंडिया में घूमने आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, ये सारे क्रिएट करेंगे डॉलर की सप्लाई भारत के अंदर। तो पहला जो फेज था
वो है डिमांड क्रिएट होगी, दूसरा फेज है सप्लाई कब क्रिएट होगी। इन सभी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट होती है डिटरमाइन। क्योंकि आज मैं वापस बात करूं, आज इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी, उतने ज्यादा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंगे राइज, और जितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व राइज करेंगे उतनी कम एक्सचेंज रेट होगी इंडिया की, या फिर कहूं इंडिया की एक्सचेंज रेट डॉलर के कंपैरिजन में मजबूत होगी, इंडिया की रुपी की परचेजिंग पावर मजबूत होगी। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन का, करेंसी का बढ़ना और करेंसी का गिरना। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट या फिर फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट रिसीव करना, तो वो बताएंगे एक कंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल, कि एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज कितनी है, लोग कितने काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट राइज होगी ड्यू टू परचेसिंग पावर, राइज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये मैंने बात की फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक कंट्री के अंदर राइज कब होगी। आगे बात करें कि इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। फॉरेन करेंसी यदि डिमांड आज राइज करती है तो इम्पैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आज यदि डिमांड राइज करती है तो डिमांड में राइज होने का इम्पैक्ट मैं केवल एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले डिमांड राइज होगी, बाद में सप्लाई राइज होगी। मैं 11th का पहले बेसिक वाला टॉपिक कवर करूं, याद हो तो, ये मेरा डिमांड कब, ये मेरा सप्लाई कब। आज यदि डिमांड बढ़ती है, मेरा ओरिजिनल जो प्राइस था ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू। आज यदि डिमांड राइज होगी, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। सीधी सी बात है, मार्केट में आज फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई लिमिटेड है, उतनी ही है पहले इतनी, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब सीधी सी बात है, डिमांड इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग सप्लायर्स फॉरेन करेंसी के वो रेट राइज कर देंगे। रेट राइज क्यों करेंगे? क्योंकि डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, और सप्लायर एक गुड की सप्लाई मार्केट में केवल तब बढ़ाता है जब उसके लिए प्राइस राइज होगी तब। आज मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो यदि डिमांड राइज होती है तो इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगी, ताकि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस डिटरमाइन हो सके, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस डिटरमाइन हो पाए। सप्लाई की बात करें, डिमांड कब, सप्लाई कब। सप्लाई कब हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है। आज यदि सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट गिर जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा आइडेंटिफाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट केवल तब मिलेगा जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट केवल तब आइडेंटिफाई होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो सीधी सी बात, यदि सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है तो फिर एक्सचेंज रेट हो जाएगी डिक्रीज। लेकिन यदि सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई यदि डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट राइज करेगी, क्योंकि सप्लाई के डिक्रीज होने के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज कम आएगा। डिमांड कब सेम वही है पहले वाला, तो जो भी नई एक्सचेंज रेट होगी वो
इंक्रीज हो जाएगी। ये तो था इम्पैक्ट, जब फॉरेन करेंसी का डिमांड या फिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है एक कंट्री के अंदर, यदि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी एक्सचेंज रेट हो जाएगी डिक्रीज, फॉरेन करेंसी की सप्लाई यदि कम होगी एक्सचेंज रेट हो जाएगी इंक्रीज। ये वैसे अलग चार ग्राफ अलग अलग हैं, दो सप्लाई के और दो डिमांड के, मैंने कंबाइंड कर दिए। और आज यदि डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, और यदि डिमांड गिरती है तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगी इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने के लिए। जब वापस डिस्कशन करेंगे कल